आज हम झारखंड के एक ऐसे केस पर नजर डालेंगे जो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे पुलिसिंग सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। अगर पिंडराजोरा थाने की पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। ये शब्द दिल चीर देने वाले हैं। ये शब्द पुष्पा महतो की मां रेखा देवी के हैं और ये शब्द इस कहानी के दर्द को सीधे हमारे सामने लाकर रख देते हैं। तो कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 2025 को। 18 साल की पुष्पा कॉलेज के लिए निकलती है और फिर कभी घर वापस नहीं लौटती। परिवार फौरन पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन देखिए 24 जुलाई तक पुलिस कोई एफआईआर नहीं, सिर्फ एक डायरी एंट्री करती है। महीने बीतते जाते हैं, परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगाता है, यहाँ तक कि एक संदिग्ध का नाम भी बताता है, पर कुछ नहीं होता। सोचकर देखिए, 8 महीने बाद फरवरी 2026 में थक हारकर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसके बाद 9 अप्रैल 2026 को एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनती है और सिर्फ 2 दिन के अंदर 11 अप्रैल को मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार हो जाता है। और ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि परिवार ने पुलिस को शुरू से ही एक सीधी लीड दी थी। वो बार बार पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन गए और अपने पड़ोसी दिनेश कुमार महतो का नाम लिया, जो पुष्पा को परेशान कर रहा था। इसके बावजूद पुलिस का रवैया देखिए, एफआईआर दर्ज करने में ही 13 दिन लगा दिए, और वो भी सिर्फ अपहरण का मामला। जिस संदिग्ध दिनेश महतो का नाम साफ साफ बताया गया था, उससे पूछताछ तक नहीं की गई। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। परिवार का तो यहाँ तक आरोप है कि पुलिस असल में आरोपियों से मिली हुई थी, उनसे पैसे ले रही थी और उनके साथ पार्टियों में शामिल हो रही थी। असली एक्शन तो तब हुआ जब हाईकोर्ट ने दखल दिया और एक नई एसआईटी बनाई गई। और देखिए नई टीम का नतीजा। 11 अप्रैल 2026 को गिरफ्तारी के फौरन बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो पुलिस को जंगल में एक जगह ले गया जहां से कंकाल मिले, जिन्हें पुष्पा का माना जा रहा है। जो काम लोकल पुलिस 10 महीनों में नहीं कर पाई, वो एसआईटी ने सिर्फ 2 दिन में कर दिखाया। ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, और इसके जवाब में जो कार्रवाई हुई वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। 28 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पिंडराजोरा थाने के उन पुलिसकर्मियों की संख्या है जिन्हें लापरवाही और मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कोई 1-2 अफसर नहीं, पूरा का पूरा थाना। और इस बात की पुष्टि खुद पुलिस अधीक्षक हरबिंदर सिंह के शब्दों से हो जाती है। उन्होंने कहा, ये पाया गया कि उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए काम किया। पुलिस, जिसका काम रक्षक बनना है, आरोपी के साथ खड़ी हो गई। मतलब ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये तो सीधे सीधे न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाने का मामला था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक थाने की कुछ अफसरों की गलती थी, या फिर ये भारतीय पुलिसिंग में अंदर तक घुस चुकी किसी गहरी बीमारी का एक लक्षण है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में ढूंढना होगा। एक ऐसे सिस्टम की जड़ों तक जाना होगा जो लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। साल था 1861। ये वो साल है जब पुलिस एक्ट पास किया गया। और ये कब हुआ? 1857 की क्रांति के ठीक बाद, जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि अब भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करनी ही पड़ेगी। इस एक्ट का मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाना जो पूरी तरह से सरकार की मुट्ठी में हो, जो औपनिवेशिक सरकार के लिए बिना कोई सवाल किए नियंत्रण बनाए रखे। इसका पहला काम जनता की सेवा या जवाबदेही नहीं, बल्कि सरकार का हुक्म मानना था। जरा सोचिए, औपनिवेशिक पुलिसिंग और एक लोकतांत्रिक देश की पुलिसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक का मकसद है सरकार का साथ देना और आबादी को कंट्रोल में रखना, वहीं दूसरे का काम है कानून के शासन की सेवा करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया हैं। और इस 1861 के सिस्टम की नींव ही कुछ गलत धारणाओं पर रखी गई थी। निचले रैंक के देशी अधिकारियों पर अविश्वास किया जाता था। दिमाग से ज्यादा ताकत पर और पहल करने से ज्यादा आज्ञा मानने पर जोर था। इसने पुलिस और जनता के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, और इसे कानूनी तौर पर ही ऐसा बनाया गया कि ये जनता के प्रति जवाबदेह न हो। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। 1902 में, यानी 100 साल से भी पहले, भारतीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था, पुलिस बल कुशल होने से बहुत दूर है। इसे आमतौर पर भ्रष्ट और दमनकारी माना जाता है, और ये लोगों का विश्वास और सहयोग हासिल करने में पूरी तरह से विफल रहा है।
सोचिए, ये बात एक सदी से भी पहले कही गई थी, लेकिन मूल ढांचा आज भी काफी हद तक वही है। इसी ऐतिहासिक विरासत ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां जवाबदेही तय करना, यानी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, आजादी के बाद देश का राजनीतिक सिस्टम तो बदल गया, लेकिन पुलिस व्यवस्था काफी हद तक वैसी ही रही। वो 1861 का पुलिस एक्ट कभी बदला ही नहीं गया। सिस्टम की सोच, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ काफी हद तक वही पुराना ही चलता रहा। तो होता यह है कि जवाबदेही के रास्ते में कई रुकावटें हैं। पहला, एक नागरिक पुलिस के खिलाफ शिकायत करता है। फिर अक्सर पुलिस उस शिकायत को या तो नजरअंदाज कर देती है या उसे दबाने की कोशिश करती है, जिसे बर्किंग भी कहते हैं। इसके बाद आता है राजनीतिक दखल, जहां नेता अपने पसंदीदा अधिकारियों को बचाने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में है कानूनी ढाल, जैसे कि सेक्शन 197, जो कहता है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम पर केस चलाने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी, और ये इजाजत मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये बार्किंग शब्द का सीधा सा मतलब है कि पुलिस किसी अपराध को दर्ज ही ना करे या फिर उसकी गंभीरता को कम करके दिखाए। अक्सर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कागज पर अपराध के आंकड़े कम दिखें। पुष्पा के मामले में एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और इस सब का असर न्याय पर क्या पड़ता है, वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। 1971 में भारतीय दंड संहिता के तहत सजा की दर 62% थी, जो साल 2000 तक आते आते घटकर सिर्फ 36% रह गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक ऐसे सिस्टम को दिखाते हैं जहां न्याय पाना लगातार और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन समस्याओं को ठीक करने के प्रयास नहीं हुए। सुधार की मांग लगातार होती रही है। तो इतने दशकों की सिफारिशों के बाद भी ये देरी क्यों हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 से 1981 के बीच ही कई बहुत जरूरी सिफारिशें की थीं, जैसे कि 1861 के पुलिस एक्ट को बदलो, पुलिस को नेताओं के अवैध दखल से बचाओ, निगरानी के लिए राज्य सुरक्षा आयोग बनाओ और पुलिस प्रमुखों को एक फिक्स्ड कार्यकाल दो ताकि वो किसी के दबाव में ना आए। तो ये सुधार लागू क्यों नहीं हुए? इसका जवाब शायद सीधा और कड़वा है। राजनेताओं और नौकरशाहों ने पुलिस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने में एक तरह का स्वार्थ विकसित कर लिया है, और वो अपने फायदे के लिए इस पुराने सिस्टम को चलने दे रहे हैं। तो चलिए, इस एक विचार के साथ इसे यहीं समाप्त करते हैं। जब एक सिस्टम बनाया ही गया हो नियंत्रण करने के लिए, और उसमें जवाबदेही कोई नियम नहीं बल्कि एक अपवाद बनकर रह जाए, तो फिर न्याय का क्या होता है?